वेलकम बैक। और अब बात करेंगे आज पाकिस्तान सुपर लीग के होने वाले मैच पर। और आज का मैच है कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कौन जीतेगा और कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है, इस मैच पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब, उनके साथ अबू बकर बिन तलत भी मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, आज पाकिस्तान सुपर लीग का एक और अहम मैच होने जा रहा है, कराची किंग वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। दोनों टीमें 2-2 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं और सीक्वेंस भी कुछ यूं ही है कि एक नंबर 3 पर है पॉइंट्स टेबल पर, एक नंबर 4 पर है। दोनों ने एक मैच हारा, एक एक जीता हुआ है। सर, आपको क्या लगता है कि आज का मैच कैसा होने जा रहा है और कौन सी टीम इन दोनों में आपको मजबूत लग रही है और किस वजह से? लुकमान, मैं आपको इस मैच का बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जो आपने पिछले सवाल किया था उसमें, जैसे अभी एशिया कप इंडिया में हो रहा है अगस्त में, जी, तो अब वो प्लान कर रहे हैं पूरा का पूरा एशिया कप जो है वो शिफ्ट कर दें किसी और जगह पे। ये इस वक्त इंडिया में सीरियस प्लानिंग चल रही है। ठीक है भाई, क्यों आप शिफ्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के मैचेस बाहर रखें ऑफशोर वेन्यू पे, वो भी एक वेन्यू पे खेलेंगे, एक ही होटल में कयाम करेंगे, एक ही जगह ठहरेंगे। जितने बेनिफिट्स आपको मिले वो बेनिफिट्स पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए। वो पूरा एशिया कप शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं और उसके बाद जो अगली उनकी हिकमत अमली होगी वो विमेंस वर्ल्ड कप ही होगी। चले, वो हम आगे देखेंगे क्या होगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिए जो वो करने के लिए जा रहे हैं अगस्त सितंबर में। जहां तक बात आपने की कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, मेरा ख्याल है कोयटा ग्लैडिएटर्स को 1-2 चेंजेस की जानिब जाना चाहिए। फहीम अशरफ, गो के उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में उनको लिया है। जी। फहीम अशरफ अब तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, बैट और बॉल दोनों के साथ। 1 ओवर करते हैं 19 रन 18 रन, 2 ओवर में कुछ ऐसे रन उनको पड़ने। वसीम जूनियर उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है। वसीम जूनियर पूरे 4 ओवर करने की एबिलिटी रखते हैं। फिर डेथ ओवर्स के अंदर वसीम के जो यॉर्कर्स हैं वो खासे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल है फहीम अशरफ की जगह अगर वो वसीम जूनियर को मौका देके देखें, अभी वैसे 2 मैच हुए, इतनी जल्दी ये बात बनती नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट हो सकता है इस जानिब सोच रही हो। वसीम जूनियर एक अच्छा ऑप्शन उनके पास मौजूद है। फिर अगर आपने आप विकेट कीपर चेंज करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हसन नवाज मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, गो कि उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन हसन नवाज एटलीस्ट मेरे तो यहाँ से आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, बिल्कुल अंदर जा नहीं रहे यहाँ से अभी तक जो खेलने का उनका अंदाज है। ख्वाजा नाफे उनके पास एक प्लेयर मौजूद है, उनके साथ जा सकते हैं। कराची किंग्स की जहां तक बात है, उनके पास 2 ऑप्शन जिनको उन्होंने अभी यूज नहीं किया। उसमें आप फास्ट बॉलर उनके मीर हमजा हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ने के ऊपर। उनके जो लेगी हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों के पास ऑप्शंस तो मौजूद है और शायद कुछ चेंजेस के साथ टीमें मैदान में उतरे, क्योंकि नसीम राजपूत साहब, आप चेंजेस की बात करें तो कोयटा में आपको नहीं लगता कि शुएब मलिक साहब पर बात काफी हो रही है कि शुएब मलिक को ड्रॉप करके ख्वाजा नाफे को मौका दिया जाना चाहिए, या आप समझते हैं नहीं हसन नवाज की जगह पर ज्यादा बैटर रहेंगे वो? देखिए, वो टॉप ऑर्डर बैटर है और टॉप ऑर्डर बैटर में मेरे ख्याल है टॉप ऑर्डर बैटर को ही लाना चाहिए, ना कि आप शुएब मलिक तो 6 नंबर पे बैटिंग करते हैं। अच्छा, अगर आप फहीम अशरफ को शामिल नहीं करते हैं तो मेरा ख्याल है कि शुएब मलिक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप और मैं भी फ्रेंचाइज ऑनर हो, देखें जहां तक बात है कि शुएब मलिक मेंटोर होने के बावजूद टीम में क्यों है, मैं इस सवाल के तो बिल्कुल साथ हूं कि भाई आप मेंटोर को एटलीस्ट टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो क्योंकि आप सरफराज की तरह आप डायरेक्टर क्रिकेट लग जाएं, सपोर्टिंग स्टाफ में आ जाएं, समझ में आता है, लेकिन इफ यू आर अ मेंटोर आपको टीम में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो टीम में शुएब मलिक जैसा प्लेयर है, आपने देखा होगा अभी जो नेशनल चैंपियंस T20 कप हुआ उसमें भी वो मैन ऑफ द मैच रहे थे 1-2 मैच के अंदर। फिर एक उनकी फिटनेस का लेवल आज भी बरकरार है, उनपे एक रिलायबिलिटी है कि वो बैटिंग को नीचे से लेके चलते हैं अगर टीम फंस जाती है। तो कोई भी फ्रेंचाइज ओनर होगा और उनके पास शुएब मलिक होगा तो मेरे ख्याल है वो जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे, जो उनका वसी एक्सपीरियंस है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है कि जहां 11 फॉरनर्स खेल रहे हैं, यहाँ पर आपका अपना लोकल टैलेंट मोस्टली जो है वो एक्शन में होता है सामने वाली टीम में। ऐसे में मेरे ख्याल है शुएब मलिक, कोई भी फ्रेंचाइज जीतने के लिए जाती है तो कोयटा ग्लैडिएटर्स, अगर शुएब मलिक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज ए मेंटोर भी इजाजत दी भी कि आप खेल सकते हैं और कोयटा ने उन्हें पिक किया, तो मेरे ख्याल है शुएब को खिलाना चाहिए। कोई भी फ्रेंचाइज होती है और शुएब उनके पास होता तो मेरे ख्याल है कि वो जरूर
उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हैं। लेकिन एक और भी एक्सपीरियंस प्लेयर उनके पास मौजूद हैं, और कुछ रोज पहले हमने उनका इंटरव्यू भी किया, सरफराज अहमद साहब का, जब वो यहाँ पर मौजूद थे इस्लामाबाद में। तो उस शो में उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे सवाल किया तो सरफराज अहमद साहब ने कहा तो मैं तो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और इसी टूर्नामेंट में शायद मैं अपनी किट भी साथ लेकर आया हूं, और शायद आपको खेलता हुआ नजर आ जाऊं किसी ना किसी दिन, ये हो सकता है। उनकी 37 ईयर एज है, और शुएब मलिक मेरे ख्याल में 43 साल के हो चुके हैं, वो खेल सकते हैं। तो फिर सरफराज अहमद भी तो तजुर्बा रखते हैं। अबू बकर बिन तलत, ये क्या चल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ? बहुत सारी खबरें भी हैं, कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट या हेड कोच और ये सब लोग सरफराज अहमद के साथ कहीं ना कहीं, हमारे जराए बताते हैं, बन नहीं पा रही। और हमने उस दिन इंटरव्यू भी किया, खैर उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं की, बहुत सारे सवालों को वो अपने अंदाज में करते रहे, लेकिन कुछ तासुर मिलता है, कुछ ठीक नहीं चल रहा वहां पर। देखिए लुकमान, उमर एसोसिएट से लेके कोयटा ग्लैडिएटर्स तक, जब तक जो ऑनर्स हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, ये फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की जो थॉट है इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स उस तरह नहीं परफॉर्म कर सकती जिस तरह बाकी टीम्स कर रही हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बात की जाए तो बहुत ज्यादा स्टैट्स के ऊपर भी, और अगर कंसिस्टेंट कोई टीम रही है तो शायद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। उसका रीजन ये है कि बहुत लो प्रोफाइल रह के वो बहुत ज्यादा एग्जैजुरेटेड नहीं करते, एग्जैजुरेशन नहीं करते चीजों के अंदर, लेकिन प्लेयर्स वो उठाते हैं ड्राफ्ट में भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको कोई ऑलराउंडर चाहिए तो वो जनरली वर्कआउट करते हैं ऑलराउंडर के ऊपर, तो तब जाके कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके राइट बैलेंस के साथ जब आप टूर्नामेंट में टीम उतरती है उसके बाद परफॉर्म करती है। कोयटा और कराची दोनों का डायलेमा ये है कि अभी तक सही बैलेंस उनको नहीं मिल सका, और जिस तरह की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि शुएब मलिक और सरफराज की, नो डाउट दे वर आउटस्टैंडिंग एट देयर एरा, लेकिन अगर इस टाइम भी हमने ये सोचना है कि कोयटा के मसाइल का हल ये है कि सरफराज और शुएब मलिक खेलेंगे तो बैलेंस उनका ठीक होगा, तो इसका मतलब है समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग इन कोयटा's डगआउट। भाई आपने अपने ड्राफ्ट के अंदर ऐसे प्लेयर्स क्यों नहीं लिए जो आपको राइट कॉम्बिनेशन बनाकर देते? तो अभी तक इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे तो जू टूर्नामेंट आगे जाता जाएगा, अगर आपकी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया तो आपके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जितना जल्दी दोनों टीमें एडजस्ट कर लें राइट कॉम्बिनेशन के साथ तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शुएब मलिक जिस तरह नसीम भाई ने बात की, नो डाउट कि शायद आज भी बहुत ज्यादा यंगस्टर्स है, वो बहुत ज्यादा फिट है, और कोयटा की बैटिंग में भी कोलैप्स की इश्यूज बहुत ज्यादा रहे हैं, और मिडिल फेज में और लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर शुएब मलिक एंकर करते हैं इनिंग्स को तो वो एटलीस्ट एक स्ट्रेंथ जरूर देते हैं कि आपके दूसरे एंड से बाकी बैट्समैन खिलाते जाएं और 20 ओवर्स तक कोयटा खेलती हुई चली जाए। लेकिन बात लोग ये कहते हैं कि ऐसे लड़कों को ज्यादा मौके देने चाहिए जो फ्यूचर में अब पाकिस्तान के लिए खेल सकें, ऐसे लड़कों को PSL में ज्यादा जगह देनी चाहिए जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे सके, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सके। अच्छा नसीम राजपूत साहब, कराची किंग्स की भी कुछ बात करते हैं। कराची, लुकमान भाई जरा दिखे, आप मुझे एक बात बताएं, आपके चैंपियंस कप के अंदर जी जो मेंटोर है शुएब मलिक, वो वहां पे चैंपियंस कप में खेल रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रोडक्ट है, ये किसी फ्रेंचाइज की अथॉरिटी नहीं है। और वहां जो टीमें बनी है उनके सारे अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है, और वहां पे शुएब मलिक अगर खेल रहे हैं, वहां पे कोई जूनियर नहीं खेल रहा। देखिए फ्रेंचाइज तो ऑनर है, मैं ऑनर हूं, मेरा मर्जी है मैं जिसको भी शामिल करूं, मैं लुकमान को खिलाऊं, मैं अबू बकर भाई को खिलाऊं, ये मेरी मर्जी है बिल्कुल। लेकिन ये पहले अमल तो इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए, जो अपने चैंपियंस कप के अंदर जो सियालकोट के वो जो मेंटोर हैं वो खुद भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इस तरीके की हिकमत अमली अपनाएगा, जी मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बावर करा देना चाहिए था कि मेंटोर कोई नहीं खेलेगा, ना सरफराज खेलेंगे ना कोई और खेलेगा, ये जरूर एटलीस्ट करना चाहिए था। लेकिन आप किस अंदाज से मैनेज कर रहे हैं, किस अंदाज से हैंडल कर रहे हैं। अगर कोई ICC इवेंट होता है, जी 3 आपने बिठाए हुए होते हैं टेलीविजन के ऊपर, आपके मेंटोर बैठे हुए होते हैं, 3 आपके कहीं और बैठे होते हैं। नसीम राजपूत साहब सर एक सवाल ले लीजिएगा, फिर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। ये सलमान इकबाल साहब ने कुछ कहा है बाबर आजम साहब से मुतालिक कि उनके साथ जो थोड़े बहुत उनके इख्तलाफात हुए या कह लें कि मामलात थोड़े से ख़राब हुए, तो उसकी एक वजह ये थी कि बाबर आजम ओपन करना चाहते थे, वो बतौर ओपनर ही खेलना चाहते थे कराची की तरफ से, लेकिन मैनेजमेंट ये समझती थी कि उनको किसी 1 डाउन भेजा जाए या किसी और नंबर पर भेजा जाए, तो इस वजह से उनके इख्तलाफात हुए। तो बाबर का ओपनिंग बतौर ओपनर खेलने के लिए इसरार करना मुसलसल और फिर ओपनिंग ही करना, उनको नहीं चाहिए कि उनको भी नंबर चेंज कर लें, परफॉर्मेंसेस भी नहीं आ रही, वो 3 नंबर पे ही खेलने चाहिए। अगर कराची किंग्स ये फैसला कर रही थी तो सही फैसला कर रही थी। हम तो आज की तारीख तक इस बात के हक में नहीं है कि रिजवान और बाबर T20 के ओपनर हो, क्योंकि दोनों ने 160 रन की टीम बना दिया था। लेकिन बाबर की जरूरत है 3 नंबर पे, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो या कोई फ्रेंचाइज हो या कोई भी टीम हो।
बाबर 3 नंबर पे जरूर खेलते हैं। इसकी वजह ये है कि आप दुनिया में उठा के देखेंगे तो 3 नंबर पे एक ऐसे बैटर को मोस्टली मौका मिलता है जो बारी को लेके चलने की सलाहियत रखता है। जी जी। और बाबर आपके ओपनर शाहिम अयूब और अगर फखर दोनों अवेलेबल हैं, जेन्युइन ओपनर्स के साथ आप जाएं, 3 नंबर पे बाबर खेलने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस टीम में अगर पाकिस्तान की टीम बन रही है तो रिजवान की जगह बनती है। देखे ना, रिजवान ने लास्ट ईयर आपको पीएसएल याद होगा, उस्मान जी, जी। ने सेंचुरी भी स्कोर की, 90 स्कोर भी किया था। जब उन्होंने 100 किया था तो वो 3 नंबर पे आ गए थे। जब उन्होंने दोबारा 90 किया तो वो 4 नंबर पे चले गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन का खतरा हो गया था रिजवान को कि ये मेरी जगह ले सकते हैं, विकेट कीपर बैटर है और मुझसे ज्यादा रन स्कोर कर रहा है। जी जी। और जिस मैच में उस्मान ने रन स्कोर किए थे वो मुल्तान सुल्तान बहुत आसानी से जीता था। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो ना तो रिजवान छोड़ने को तैयार थे ना बाबर छोड़ने को तैयार थे। ओपनिंग दोनों टीमों में आप उठा के देख लें, वो पाकिस्तान से नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल। और अगर सलमान इकबाल साहब ने ये फैसला किया था तो सही फैसला किया था, क्योंकि बाबर आजम ओपनर सूट नहीं कर रहे थे। मैं बाबर आजम को अब भी कहता हूं कि वो पेशावर जल्मी से खेल रहे हैं तो अपने 3 नंबर पे हैं और पाकिस्तान से भी 3 नंबर पर खेलें। इस टीम के अंदर आपको सलमान अली आगा तो पाकिस्तान की नेशनल टीम में दरकार है, लेकिन रिजवान दरकार सर नहीं है। क्या इनसिक्योरिटी है, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। इनसिक्योरिटी है कोई उनको कि जिस वजह से वो किसी और नंबर पर नहीं जाना चाहते? लगता है कि यार परफॉर्म नहीं कर प्ले होता पाएंगे। है, पावर प्ले में रन्स बन जाते हैं। आप फील्डर सर्कल के अंदर होते हैं, डॉट आप बॉल अगर खेल लेते हैं, किसी भी मार्जिन होता है ड्राइव में आपके मारते पास। हैं, मौका ज्यादा होता है रन्स बनाने का। मेरे ख्याल है एज ए ओपनर तो वो बहुत दोनों बहुत छोड़ते शुक्रिया, नहीं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, अबू बकर बिन तलत साथ मौजूद रहे। और आज के शो में हमने बात की है पीएसएल के आज के मैच के हवाले से। और आज मैच होने जा रहा है कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। देखते हैं कि कौन जीतेगा। और मैच जब खत्म होगा और जब मैच शुरू होगा तो रात को फिर दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।